नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस क्लासेस को देखते हैं और साथ ही साथ हमारे इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के माध्यम से इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार के कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को ठीक तरीके से पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी यहाँ पे करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट यहाँ से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए जो सामने नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बीपीएससी टीआरई, बिहार में सेट और बेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डी-ट्रिपल-एस-बी, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस, अर्थात इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट कराए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि अगर वस्तु बाजार में एकाधिकार तथा श्रम बाजार में क्रय एकाधिकार हो तो मजदूरी निर्धारित कहाँ पे होगी। चलिए, सो क्या उत्तर आ रहा है भाई कि अगर वस्तु बाजार में अगर वस्तु बाजार में एकाधिकार है, वस्तु बाजार में क्या है, एकाधिकार है, अर्थात किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला है, अर्थात उत्पादक अकेला है, एक उत्पादक है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि श्रम बाजार में क्रय एकाधिकार हो, अर्थात जो श्रम बाजार है ना उसमें क्या हो, क्रय एकाधिकार हो, अर्थात जो श्रम को खरीदता हो वो अकेला खरीदने वाला हो, लेकिन बाजार में बहुत सारे श्रमिक विद्यमान हो। तो ऐसी स्थिति में आप लोग पढ़ते हैं ना, एकाधिकार बाजार के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हैं ना कि एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है। तो जब वो अकेला होता है तो मनमानी तरीके से कार्य करता है। वो ये चाहता है कि वस्तु की उत्पादन लागत को कम रखा जाए, वस्तु की उत्पादन लागत को कम रखा जाए और वस्तु की कीमत ज्यादा वसूल की जाए, ताकि अपने लाभ को अधिकतम किया जाए। उत्पादन लागत को वो कम रखता है, लेकिन मार्केट में जब वस्तुओं को बेचता है तो ज्यादा कीमत वसूल करता है, जिससे कि उसे लाभ अधिकतम हो। तो एकाधिकारी यही चाहता है ना। तो अगर जो हम लोग बात करें इस प्रश्न की, तो अगर वस्तु बाजार में एकाधिकार तथा श्रम बाजार में क्रय एकाधिकार है
तो मजदूरी हमेशा और हमेशा सीमांत उत्पादकता से कम मिलेगी, ठीक है, क्योंकि एकाधिकार के अंतर्गत श्रमिकों का शोषण देखने को मिलता है और एक एकाधिकारी अपने लागत को कम करने के चक्कर में हमेशा और हमेशा जो मजदूर होते हैं उनको कम मजदूरी देता है, ताकि मजदूरों को वो कम देगा तो उसकी लागत उत्पादन लागत कम होगी, और जब उत्पादन लागत कम होगी तो ज्यादा कीमतों पर मार्केट में वस्तुओं को बेचेगा तो ज्यादा लाभ कमाएगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और वही दूसरी तरफ पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बहुत सारे क्रेता बहुत सारे विक्रेता समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत चूंकि बहुत सारे क्रेता बहुत सारे विक्रेता होते हैं तो मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है और एक मजदूर को मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर दी जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, ब्याज की नीची दर। ब्याज की नीची दर क्या करेगी? अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, ट्रिकी प्रश्न है क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स में आप कहीं ये नहीं पढ़ते हैं कि ब्याज और मजदूरी में कैसा संबंध होता है, ठीक है। आप ये पढ़ते हैं कि मुद्रा की पूर्ति और ब्याज में संबंध को तो आप पढ़ते हैं कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है, आप यही तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है तो भाई सबके पास पैसा आएगा, तो जब सबके पास पैसा आएगा तो लोग ऋण की मांग कम करेंगे, ऋण की मांग कम करेंगे तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक ये हम लोग पढ़ते हैं, या वहीं दूसरी तरफ ये भी पढ़ते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी आती है तो लोग ज्यादा ऋण की मांग करते हैं, तब ब्याज की दर क्या हो जाती है? ऊंची हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दे रहा है कि मजदूरी और ब्याज में कैसा संबंध होता है, तो अमूमन आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, पहले आप उत्तर बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि देखिए सर, जब ब्याज की दर कम होती है तो मजदूरी में क्या देखने को मिलता है? वृद्धि देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं जैसा कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मजदूरी और ब्याज दर में प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध देखने को नहीं मिलता है, किंतु यदि ब्याज दर नीचे गिरेगा, जब ब्याज दर नीचे गिरेगा तो लेन देन की मांग में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, और जब लेन देन की मांग में वृद्धि होगी तो इससे अर्थव्यवस्था में व्यय बढ़ेगा, और जब व्यय बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मजदूरी की दर में वृद्धि देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि लगान क्या होता है? लगान क्या है भाई? चलिए आराम से करिए इस प्रश्न का उत्तर, ये भी आसान सा प्रश्न है। तो लगान क्या होता है? डेविड रिकार्डो साहब ने क्या कहा था कि लगान भूस्वामी को भूमि के प्रयोग के बदले मिलने वाला पुरस्कार है, ठीक है। तो जैसे लगान के बारे में डेविड रिकार्डो साहब ने क्या कहा था कि लगान की उर्वरा शक्ति, लगान के बारे में डेविड रिकार्डो ने क्या कहा था कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है और लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के परिणाम स्वरूप उसके मालिक को प्राप्त होता है, अर्थात लगान भूस्वामी का पुरस्कार होता है। फिर ये क्या कहते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, जो भूमि जितना ज्यादा उर्वरक होगी वो उतना ज्यादा लगान देगी, जो भूमि कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी, जो भूमि उर्वरक नहीं होगी उसे सीमांत भूमि बोला जाएगा, जो भूमि उर्वरक होगी उसे अधिसीमांत भूमि बोला जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि भूमि की पूर्ति पूर्तियां बेलोचदार होती है। चलिए अगला प्रश्न, कि अतिरिक्त क्षमता रहते हुए भी साम्य होता है। अतिरिक्त क्षमता रहते हुए भी साम्य किस प्रतियोगिता के अंतर्गत देखने को मिलता है? तो अब अगर जो आप यहाँ पे, चलिए थोड़ा आराम से करिए, अतिरिक्त क्षमता रहते हुए भी साम्य होता है, तो अब अतिरिक्त क्षमता किसके पास होता है? तो मैंने बताया तो कि अतिरिक्त क्षमता एकाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। और एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वस्तु का विक्रेता अकेला होता है, एक वस्तु का विक्रेता होता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि भारतीय रेलवे है, तो रेलवे की बात करें तो ये एकाधिकार बाजार का उदाहरण है। रेलवे का टिकट का एकमात्र विक्रेता कौन है? इंडियन रेलवे है। अगर जो आप ये चाहें कि ट्रेन खरीद लें तो आप ट्रेन नहीं खरीद सकते हैं,
क्योंकि ट्रेन पे किसका एकाधिकार है? सरकार का एकाधिकार है। आप हवाई जहाज खरीद सकते हैं, हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं खरीद सकते हैं। और एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेद भी देखने को मिलता है। तो आप देखते हैं कि जनरल का जो टिकट होता है उसकी प्राइस कम होती है। एसी एयर स्लीपर की जो टिकट की कीमत होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, और एयर कंडीशन की टिकट और ज्यादा होती है। लेकिन एक ट्रेन निश्चित समय में सभी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाता है, लेकिन सुविधाओं के आधार पे कीमत में विभेदीकरण पाया जाता है। तो यहाँ पे अतिरिक्त क्षमता होते हुए भी साम्य की स्थिति कहाँ पे होती है? तो एकाधिकार की स्थिति में होती है। और एकाधिकारी दो तरीके से अपने लाभ को अधिकतम करता है। पहला तो वो ये करेगा कि जितनी वस्तुओं की मांग होगी उससे कम उत्पादन करेगा, ताकि ज्यादा कीमत को बढ़ा करके मार्केट में वस्तुओं को बेच सके और लाभ कमा सके। और दूसरा, जिस अनुपात में कीमत बढ़ेगी, जिस अनुपात में मांग बढ़ेगी, उसी अनुपात में वो उत्पादन को भी बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पे वो कम मार्जिन में ज्यादा वस्तुओं को बेच करके लाभ कमाएगा। सो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में साम्य होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में साम्य कहाँ पर होता है? चलिए भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग जुड़े हैं। सुंदरी गौतम जी, अक्षय जी, सुनील दुबे जी, एस एन मिश्रा जी, नौशाद अली जी, सुनीता गुप्ता जी, लक्ष्मी जी, ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब ये आसान सी बात है, अगर जो आपने पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़े हैं तो नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो MC इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AR, यही तो होता है ना पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्रेता विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है, और एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है, लेकिन उद्योग के द्वारा मांग और पूर्ति के द्वारा मांग और पूर्ति के द्वारा जो कीमत का निर्धारण किया गया है, उसी कीमत पर एक फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर जी सीमांत आय बराबर हो सीमांत लागत के, बराबर हो औसत लागत के, और औसत लागत बराबर हो औसत लागत के, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये औसत लागत नहीं होना चाहिए, औसत आय होना चाहिए, ठीक है ना। ये औसत लागत नहीं होना चाहिए, औसत आय होना चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और AC वक्र को MC वक्र क्या करता है? ऊपर की तरफ काटते हुए होता है। अगला प्रश्न कि अगर कीमत चल लागतों के बराबर न हो तो विक्रेता क्या करेगा? भाई, अगर कीमत चल लागतों के बराबर न हो तो ऐसी स्थिति में विक्रेता क्या करेगा? क्या उत्तर आएगा भाई? अब इसका मतलब क्या है? अब अगर जो औसत परिवर्तनशील लागत को पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से इस बात को आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है। तो अगर कीमत चल लागतों के बराबर न हो, अर्थात एक कोई विक्रेता है जब वस्तु का उत्पादन कर रहा है, पहले आप उत्तर करिए, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत परिवर्तनशील लागत के बराबर नहीं होता है, जब किसी वस्तु की कीमत परिवर्तनशील लागत के बराबर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो उपभोक्ता पूर्ति को स्टॉक में परिवर्तित कर देता है और कीमत बढ़ने का फिर वो इंतजार करता है, क्योंकि जब ये वाली कंडीशन होती है, P लेस देन होता है किसके? ABC के, तो फर्म उत्पादन छोड़ करके चली जाएगी। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तालाबंदी बिंदु बोलते हैं। अगर जो कीमत उसको औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर मिल रहा है तो वो उद्योग में बना रहेगा, इस उम्मीद में बना रहेगा कि भविष्य में चल करके कीमतों में वृद्धि होगी, और कीमतों में वृद्धि होगी तो हमें लाभ मिलेगा। लेकिन अगर जो ये वाली कंडीशन आ जाती है कि उसकी औसत परिवर्तनशील लागत से भी
वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो उद्योग को छोड़ करके भाग जाएगा, अर्थात टाटा बाय बाय कर जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि अगर कीमत चल लागतों के बराबर न हो तो विक्रेता पूर्ति को स्टॉक में परिवर्तित कर कीमत बढ़ने का इंतजार करेगा। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कि जब एक एकाधिकारी की सीमांत लागत 6 रुपए हो और कीमत 10 रुपए हो तो एकाधिकारी शक्ति की माप आपको बताना है। तो एकाधिकारी शक्ति की माप का फार्मूला क्या है? लर्नर ने कौन सा फार्मूला दिया था, कमेंट करके बताइए। तो देखिए एकाधिकारी शक्ति का फार्मूला क्या होता है? एकाधिकारी शक्ति की माप, एकाधिकारी शक्ति की माप इज इक्वल टू क्या होती है? ए आर माइनस एम सी अपान ए आर। ठीक है, अब देखिए इसमें सीमांत लागत कितना दे दिया गया है? 6 दे दिया गया है। सीमांत लागत कितना दे दिया गया है? 6, अर्थात एमसी का मान कितना दे दिया गया है? 6 दे दिया गया। उसके बाद और कीमत अर्थात पी कितना दे दिया गया है? पी जो दे दिया गया है वो 10 दे दिया गया है। और पी किसके बराबर होता है? आपने पढ़ा होगा कि जो ए आर होता है वो पी के बराबर होता है। ए आर किसके बराबर होता है? पी के बराबर होता है। अर्थात ए आर का मान क्या हो जाएगा? ए आर का मान 10 हो जाएगा। अब आप फार्मूले में लिख दीजिए। तो इसको फार्मूले में आप रखेंगे तो 10 माइनस 6 बटा 10, 10 माइनस 6 बटा 10 तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये 4 बटा 10 हो जाएगा, 4 बटा 10 हो जाएगा। 10 में से 6 हो जाएगा तो 4, 4 बटा 10। 4 बटा 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 4 बटा 10 को हम 0.4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि उत्पादन में तकनीकी प्रतिस्थापना की सीमांत दर अनुपात। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। अब अगर जो आप थियरी को अच्छे से पढ़े होंगे ना तो ये प्रश्न 1 सेकेंड में आप कर देंगे। नहीं पढ़े हैं तो आपको कोई क्लू ही नहीं समझ में आएगा। तो थियरी की क्लास जरूर पढ़ते रहा करिए आप लोग एप्लीकेशन पे। एक बार अगर जो इकोनॉमिक्स की थियरी ठीक से पढ़ लिए ना तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इकोनॉमिक्स में। बशर्ते एक बार मेहनत से थोड़ी थियरी पढ़नी पड़ेगी। और ये सारी चीजें सिंपल सटीक साधारण भाषा में एप्लीकेशन पे करवाई जा रही हैं। आप लोगों को थियरी पढ़ाई जा रही है, नोट्स भी दिया जा रहा है। एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरे तरफ नोट्स पढ़िए, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं या किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो उत्पादन में तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का अनुपात क्या होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं तो यहाँ पे आपको क्या याद आना चाहिए? आपको यहाँ पे याद आना चाहिए एम आर टी एस, ठीक है, एल के इज इक्वल टू डेल्टा के अपान के, डेल्टा के अपान डेल्टा एल इन इज इक्वल टू एम पी एल अपान एम पी के। अब इसको जानते होंगे तो कर पाएंगे, नहीं जानते होंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि उत्पादन सीमांत उत्पादकता सीमांत उत्पादकताओं के बीच के। तो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर सीमांत उत्पादकताओं के बीच का अनुपात होता है, अर्थात MRTS इज इक्वल टू डेल्टा के अपान डेल्टा एल इज इक्वल टू MPL अपान MPK। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला कि उत्पादन में अव्यवस्थाओं से उत्पादन फलन की प्रकृति कैसी होती है? चलिए भाई बताइए क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है कि उत्पादन में अव्यवस्थाओं से उत्पादन फलन की प्रवृत्ति कैसी होती है? ठीक है, तो उत्पादन में अविभाज्यता के कारण पैमाने के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि उत्पादन में अविभाजनशीलता से तात्पर्य होता है कि उत्पादन के साधनों को छोटे छोटे भागों में हम विभाजित नहीं कर पाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं जितने लोग, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा, वृद्धि नियम का। तो उत्पादन में अव्यवस्थाओं, अब आपको रोजेस्टीन रोडान वाली थियरी याद होनी चाहिए।
तो उत्पादन में अव्यवस्थाओं से उत्पादन फलन की प्रवृत्ति क्या होती है, वृद्धि नियम की होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और उत्पादन में अविभाजिता का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उत्पादन के साधनों को छोटे छोटे भागों में हम विभाजित नहीं कर सकते। उत्पादन के साधनों को हम छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो उत्पादन अविभाजिता का मतलब होता है कि उत्पादन के साधनों को हम छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्पादन में पूरक लागतें इसलिए लगाई जाती हैं कि चलिए भाई, उत्पादन में पूरक लागतें इसलिए लगाई जाती हैं। उत्पादन में पूरक लागत क्यों लगाई जाती है भाई? ठीक है, ठीक है। तो पूरक लागत क्या होता है, कोई बताएगा हमें कि पूरक लागत का मतलब क्या होता है? पूरक लागत का उदाहरण कोई कमेंट करके बताएगा? उदाहरण कमेंट करके जरूर बताइए। पूरक लागत का उदाहरण हमें कमेंट करके जरूर आप सभी लोग बताइए, ठीक है। तो पूरक उत्पादन में पूरक लागत इसलिए लगाई जाती है ताकि प्रति इकाई उत्पादन लागत में क्या आ जाए, कमी आ जाए। प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी आ जाए। जैसे आप देखते हैं ना, जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आपसे क्या लिया जाता है, आपसे फीस वसूल किया जाता है। स्कूल में आपसे क्या वसूल किया जाता है, फीस वसूल किया जाता है। जैसे आप सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो भैया स्कूल को चलाने में पैसा तो लगता है ना, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ पे फीस देते हैं। या अगर जो आप डीएल बनवाने जाते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर के पंजीकरण शुल्क भी देते हैं। पंजीकरण शुल्क भी देते हैं। क्या देते हैं? पंजीकरण शुल्क भी देते हैं। तो जैसे आप बहुत जगह पे देखे होंगे कि जब आप कार्य के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपसे कहा जाता है कि या तो आप अपना पंजीकरण करा लीजिए या तो आप अपनी फीस जमा कर दीजिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो जो उत्पादक होता है ना, वो अपनी उत्पादन प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी करने के लिए आपसे फीस वसूल करता है या पंजीकरण शुल्क प्राप्त करता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि उत्पादन में घटती लागतें परिणाम है। उत्पादन की जो लागत होती है वो घटती है, किस कारण उत्पादन की लागतों में कमी आती है? बेसिकली आपसे यही पूछा जाता है कि उत्पादन में घटती लागतें परिणाम है। तो अब देखिए भैया, आपको यहाँ पे याद आना चाहिए आर्थर यंग साहब की, ठीक है, आर्थर यंग साहब की याद आनी चाहिए। और आर्थर यंग साहब जो थे ना, वो आंतरिक और बाह्य मितव्यताओं की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं? आंतरिक और बाह्य मितव्यताओं की बात करते हैं। और आंतरिक मितव्यता का मतलब ये होता है कि जब कोई फर्म अपने अंदर या अपने उत्पादन के साधनों में सुधार करता है तो उसके कारण उस फर्म को जो लाभ होता है उसे आंतरिक मितव्यता बोलते हैं, ठीक है। तो आंतरिक मितव्यता का मतलब ये होता है कि कोई फर्म जब अपने उत्पादन के साधन जैसे कि श्रम, पूंजी, ठीक है, इसमें या टेक्नोलॉजी, जब इसमें बेहतरी करता है तो इसके कारण जब लाभ उत्पन्न होता है तो उसे आंतरिक मितव्यता बोलते हैं। लेकिन उद्योग में जब नई फर्म की एंट्री होती है तो नई फर्म की एंट्री होने के कारण जब पुरानी फर्मों को लाभ मिलता है तो इसे बाह्य मितव्यता बोलते हैं। और इसी कारण से फर्मों की जो उत्पादन लागत है उसमें कमी आती है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि बाह्य मितव्यता का बाह्य अमितव्यताओं से अधिक होना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मार्शल द्वारा उपयोगिता माप का विश्लेषण है। चलिए भाई, मार्शल द्वारा उपयोगिता माप का विश्लेषण है, चलिए बताइए। ठीक है, मार्शल साहब ने क्या कहा था? मार्शल साहब ने कहा था ना कि हम उपयोगिता को गणना रूपी पैमाने में माप सकते हैं। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर
ए बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। तो मार्शल द्वारा उपयोगिता की माप की गणना पद्धति पे आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्शल साहब ने कहा कि देखिए भैया, हम उपयोगिता को गणना रूपी पैमाने में माप सकते हैं जो क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम पे आधारित होता है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाएंगे उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होगी, और जब उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होगी तो आप उसकी मांग को कम कर देंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि उपयोगिता को बड़े सुनिश्चित तरीके से मापता है यद्यपि वे अपर्याप्त हैं। ठीक है ना। तो मार्शल ने क्या कहा था कि उपयोगिता का क्रमवाचक माप, सॉरी, उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव है, और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया था कि क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पे हम उपयोगिता को माप सकते हैं, अर्थात जिन वस्तुओं की उत्तरोत्तर इकाइयां हमारे पास बढ़ेंगी उसकी उपयोगिता कम होगी, अर्थात उसकी मांग को कम कर देंगे, और जो वस्तुएं हमारे पास नहीं होगी उसकी मांग को हम बढ़ा देंगे। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अगर मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है तो इसका अर्थ क्या है? क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को करा रहा हूं ना, आप पेपर देने जाइएगा, देखिएगा डायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे, बशर्ते ईमानदारी से पढ़ते रहिए, एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी। ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? अब इस प्रश्न की बात करें तो बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या आ रहा है कि अगर मांग वक्र दाईं ओर खिसकता हुआ है, तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है इसी तरीके से तो खिसकता है ना। मांग वक्र कैसा होता है? मांग वक्र इसी तरीके का होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर प्राइस होता है, कीमत होता है। तो जब किसी वस्तु की, मान लीजिए कीमत अगर जो किसी वस्तु की कम है, तो जब P1 है, कीमत P1 है, तो हम ज्यादा वस्तुओं की मांग को कर लेते हैं, अर्थात हम मान लीजिए कि Q1 क्वांटिटी में वस्तु की मांग को कर रहे हैं। लेकिन जब अगर जो वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, अर्थात यहाँ पे P2 आता है, तो वस्तु की मांग में हम क्या कर देंगे, कमी कर देंगे, अर्थात ये Q2 हो जाएगा। फिर अगर जो वस्तु की कीमत और बढ़ जाती है, तो वस्तु की मांग में मान लीजिए कि अब कीमत क्या हो गई, P3 हो गई। तो वस्तु की कीमत जब और बढ़ जाएगी, तो जब कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में क्या कर देता है, कमी कर देता है। तो बताइए क्या उत्तर आ रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा कि मांग फलन उन्नत होता है। मांग फलन क्या होता है, उन्नत होता है। तो अगर मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है तो इसका मतलब है कि मांग फलन उन्नत होता है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मांग वक्र दाहिनी तरफ क्यों गिरता है। तो मांग वक्र दाहिनी तरफ गिरने के कई सारे कारण है, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जो हमें ये बताता है, गोसेन का प्रथम नियम, जो हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कीमत परिवर्तन का प्रतियोगी वस्तु पर, एक सेकेंड, कीमत परिवर्तन का प्रतियोगी वस्तु की मांग पर साधारणतया प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एक दो बार जरूर देखिएगा, एक दो बार इस सेशन को रिवाइज करके जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये सारे प्रश्न बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए, क्या उत्तर आएगा भाई? चलिए, तो अब यहाँ पे ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ये अस्थापन वस्तुओं की बात हो रही है। यहाँ पे प्रतिस्थापन या अस्थापन वस्तु की बात हो रही है। और अस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी दो वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के जगह पे प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि चाय हो गया और कॉफी हो गया। ठीक है, चाय और कॉफी। तो मान लीजिए कि चाय की भी कीमत 10 रुपया है और कॉफी की भी कीमत 10 रुपया है, लेकिन क्या होता है कि चाय की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। चाय कितने की हो गई है? चाय मान लीजिए कि 15 रुपए की हो गई। तो चाय जब 15 रुपए की हो गई, तो एक उपभोक्ता जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग को वो क्या करेगा, कम कर लेगा। तो जब चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है तो चाय की मांग कम होगी, और जब चाय की मांग कम होगी तो चाय के बजाय लोग कॉफी पीना प्रीफर करेंगे, अर्थात कॉफी की मांग में वृद्धि कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं,
सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि कीमत परिवर्तन का प्रतियोगिता वस्तु की मांग पर साधारणतया प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है, तो एक सीधी रेखा में होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अर्थात कीमत बढ़ने पे वस्तु की मांग बढ़ जाएगी और कीमत घटने पे प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की मांग क्या होती है, घट जाती है। तो ये इसको और किससे कनेक्ट कर सकते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है। तो अगर मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमत में वृद्धि होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीमत में वृद्धि हो गई तो मांग बढ़ रहा है, और अगर जो कीमत में कमी आ रही है तो मांग में कमी आ रही है। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि सभी व्यक्तियों की मांग की आय लोच किन वस्तुओं के लिए सकारात्मक होती है। किन वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच सकारात्मक होती है। सकारात्मक मांग की आय लोच सकारात्मक होने का क्या मतलब होता है, तो मांग की आय लोच सकारात्मक होने का मतलब ये होता है कि जब आपकी आय में वृद्धि होती है ना, तो आप इन वस्तुओं पर अपने उपभोग व्यय को भी उसी तरीके से बढ़ाते हैं। मतलब आय बढ़ने पे आप उपभोग व्यय में भी वृद्धि करते हैं। तो जब आपके आय बढ़ने पे उपभोग व्यय में वृद्धि होता है तो हम कहेंगे कि इन वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच सकारात्मक है आपके लिए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में बिल्कुल ठीक है। और सामान्य वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो डेली लाइफ में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कपड़े का उपभोग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग चावल का उपभोग कर रहे हैं, दाल का उपभोग कर रहे हैं, तो इसकी मांग को हम बढ़ा देते हैं। अर्थात सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में जब आपकी आय में वृद्धि होती है तो आय बढ़ने के साथ साथ आप अपने उपभोग व्यय को भी बढ़ा देते हैं। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता के साम्य से आशय क्या है। उपभोक्ता का साम्य क्या होता है भाई। अब आपको याद आना चाहिए कि सर जी उपभोक्ता के साम्य का मतलब क्या होता है, तो MRS(XY) इज इक्वल टू क्या होता है, MU(X) अपॉन PX इज इक्वल टू MUY इज इक्वल टू PY। एक और भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, जितने टर्म चाहे आप बढ़ा सकते हैं। MUZ अपॉन PZ, ठीक है, PZ, ठीक। तो क्या उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ठीक हो जाएगा कि उपभोक्ता न्यूनतम त्याग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो उपभोक्ता के साम्य से आशय क्या है, अब इसको कई तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो उपभोक्ता साम्य की स्थिति में कब होता है, तो देखिए भैया बाजार में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और सभी वस्तुओं को परचेज करना एक उपभोक्ता के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो सीमित आय से और सीमित वस्तुओं में से जो वो कुछ वस्तुओं को चुनता है, तो उन्हीं वस्तुओं को चुन करके जब वो अपने उपयोगिता को अधिकतम करता है तो हम कहेंगे कि उपभोक्ता साम्य की स्थिति में विद्यमान है। जैसे मान लीजिए कि 5,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो 5,000 रुपये आपकी सैलरी है तो जाहिर सी बात है कि 5,000 रुपये से आप दाल खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे। लेकिन अगर जो आपके पास 5 लाख रुपए की सैलरी है तो आप फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, ठीक है, आप BMW खरीदेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी संतुष्टि अलग अलग हो सकती है। अर्थात जो आपके पास आय है उस आय को खर्च करके जब आप अपनी उपयोगिता को अधिकतम करते हैं तभी कहा जाएगा कि आप अपनी संतुष्टि को अधिकतम किए हैं। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, पूर्ति समर्थक वे अर्थशास्त्री थे जो समष्टि आर्थिक समस्याओं, बेरोजगारी व मुद्रा प्रसार का हल ढूंढते हैं। अब सेशन थोड़ा सा मैं तेज करूंगा, है ना, अब थोड़े से प्रश्नों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा और सेशन को तेज करूंगा, और थोड़ा सा तेज करूंगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को किया जाएगा। तो थोड़ा सा फास्ट रहिए और दिमाग को खोले रहिए, ठीक है। सर स्टैटिक्स और करंट यार परेशान ना हो, 5 सेशन करवाऊंगा,
5 सेशन करवाऊंगा स्टैटिक्स और करंट का, सब कवर हो जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, बशर्ते अभी यहाँ पे पढ़िए इतना। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं, और कोई? तो ठीक है कि पूर्ति समर्थक वे अर्थशास्त्री थे जो समष्टि आर्थिक समस्याओं, बेरोजगारी व मुद्रा प्रसार का हल ढूंढते थे। तो इसमें किसका नाम आता है, किसका नाम आता है, किसका नाम आता है, कमेंट करके बताइए। आर्थर लेफर की याद आई? क्या बोला था उन्होंने, क्या बोला था? ठीक है, उन्होंने कहा था कि हमको कर में कटौती, कर में हमें कटौती करनी चाहिए और उद्योगों में हमें विनियंत्रण को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा, ए वाला कोई नहीं है, सब बी ही बोल रहे हैं, लेकिन जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अब अगर जो आर्थर लेफर को आप पढ़ेंगे ना, इनकी थियरी को पढ़ेंगे, तो ये कर सुधार की बात करते हैं, ये विनियोग की बात करते हैं, ये नव प्रवर्तन की बात करते हैं, और ये अधिसंरचना के विकास पे अधिक बल देते हैं। तो करों में कटौती एवं उद्योगों को विनियंत्रित करने में। तो पूर्ति समर्थक वे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये कहा था कि भैया देखिए, हमें अर्थव्यवस्था में कर में सुधार करना चाहिए जिससे सरकार के राजस्व में वृद्धि हो। जब सरकार के राजस्व में वृद्धि होगा तो देखिए क्या बोलते हैं ये लोग कि, एक सेकेंड, क्या बोलते हैं कि हमें कर बढ़ाना होगा, कर बढ़ेगा तो सरकार की आय होगी, आय होगी तो सरकार व्यय करेगा, व्यय करेगा तो अर्थव्यवस्था में उत्पादक नए नए प्रकार के परिवर्तन लेकर के आएंगे, और परिवर्तन होगा तो आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतरी होगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि किन्स के मॉडल में संतुलन स्थापित हो सकता है, किन्स के मॉडल में कब संतुलन स्थापित हो सकता है भाई, किन्स के मॉडल में संतुलन कब स्थापित हो सकता है? चलिए बताइए कब स्थापित हो सकता है, इजी सी बात है। तो किन्स साहब क्या कहते हैं, किन्स साहब क्या कहते हैं? तो किन्स साहब ने 1936 में एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था, द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और उसमें उन्होंने क्या बताया था, चलिए बताइए, उसमें उन्होंने क्या बताया था? तो अब याद आना चाहिए आपको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या कहते थे? तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये कहते थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। ठीक है, जब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की बात करें जिसमें एडम स्मिथ साहब आते हैं, डेविड रिकार्डो साहब आते हैं, तो ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है इनका पूर्ण रूप से हम लोग प्रयोग करके उत्पादन को अधिकतम कर लिए हैं। अब उत्पादन की मात्रा को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो इन लोगों की आलोचना कर देते हैं। किन्स साहब कहते हैं कि हे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है ही नहीं, क्योंकि वास्तविक जगत में तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि लाखों श्रमिक ऐसे हैं जो प्रचलित मजदूरी पे कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उनको कार्य नहीं मिल रहा है, अर्थात वो अनैच्छिक रूप से बेरोजगार है। तो अर्थव्यवस्था में तो बेरोजगारी एवरीवेयर है, ये किन्स साहब बताते हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हुए। फिर किन्स साहब क्या कहते हैं कि लाखों श्रमिक ऐसे भी हैं जो प्रचलित मजदूरी से कम दर पे मजदूरी प्राप्त करके काम कर रहे हैं। तो आप कैसे कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में संतुलन विद्यमान है? लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो किन्स साहब कहते हैं कि अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी भी होगी तो भी क्या कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित हो सकता है। तो किन्स साहब और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री दोनों में थोड़ा सा अंतर था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, अर्थात बेरोजगारी एक असामान्य दशा है, बेरोजगारी आती नहीं है या किसी कारण आती भी है तो अर्थव्यवस्था में स्वतः ही क्रिया प्रतिक्रिया ऐसे होने लगती है कि बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो कहते हैं नहीं भैया, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उपलब्ध है, लेकिन अर्थव्यवस्था में ये बात जरूरी नहीं है कि अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए बेरोजगारी का बेरोजगारी खत्म ही कर दी जाए। बेरोजगारी होते हुए भी अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है
और इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ा करके ये जो बेरोजगारी है इसमें हम कमी कर सकते हैं। इसीलिए वो प्रभावी मांग की बात करते हैं, और प्रभावी मांग जहाँ पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। पूर्ण रोजगार के स्तर पे ये तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहे थे ना, कितने सारे गलत कर रहे हैं। अगला प्रश्न कि बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह बेरोजगारी की दर होती है जो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या होगी? चलिए, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर क्या होती है भाई? अब अगर जो आपने हैरेड डोमर मॉडल को ठीक से पढ़ा होगा तो जानते होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं जानते होंगे। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर जो हम पीजीटी की बात करें ना, तो पीजीटी हमको लग रहा है कि आप लोगों की परीक्षा तय सीमा पे हो जाएगी। टीजीटी का डेट हालांकि एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन पीजीटी की बात करें तो आप लोगों की परीक्षा तय सीमा पे लग रही है कि हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब मान के चलिए 95% चांस है कि परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की अगर जो बात करें तो आप देख रहे हैं कि हर तरफ क्या हो रहा है, हीट वेव का अलर्ट जारी हो रहा है, इतना तगड़ा गर्मी चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जब दुनिया का सारा काम कर लेती है तो बच्चों को क्या कर देती है, धूप में सेंटर पे भेज देती है। कितने सारे बच्चे हैं, चलिए ठीक है, होम स्टेट में होम सिटी में भी आपका सेंटर बन जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये भी एक चैलेंजिंग ही होता है। बट कोई बात नहीं, आप स्टूडेंट हैं, आपको नौकरी से मतलब है और क्या। क्या उत्तर होगा भाई? क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, कि बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह बेरोजगारी की दर है जो क्या होता है भाई, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं पूर्ण रोजगार स्तर पे पाई जाती है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अब आपको पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक दर क्या होती है, वांछित वृद्धि दर क्या होती है, अभिष्ट वृद्धि दर क्या होती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर वह बेरोजगारी की दर होती है जिसमें अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। और पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि पूर्ण रोजगार क्या होता है। तो जो आपकी अर्थव्यवस्था में संसाधन है, जैसे प्राकृतिक संसाधन भारत में क्या है, जैसे लोहा है, अभ्रक है, कोयला है, लकड़ी है, ये प्राकृतिक संसाधन है। और जो अर्थव्यवस्था में भौतिक संसाधन है जैसे कि श्रम हो गया। तो जब प्राकृतिक और भौतिक दोनों संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर लेते हैं और इसको पूर्ण रूप से प्रयोग करके आप उत्पादन को करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कौन से घटक की कीमत शून्य हो सकती है? कौन सा ऐसा इसमें से घटक है जिसकी कीमत शून्य हो सकती है? बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कौन सा ऐसा घटक है जिसकी कीमत शून्य हो सकती है? कितना अच्छा सा प्रश्न है ना, दिमाग को ओपन कर देने वाला प्रश्न है। पहले मैं आप सभी लोग का उत्तर देखूंगा, फिर इसका उत्तर बताऊंगा, क्योंकि ये अच्छा सा प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही पाएंगे। चलिए, थोड़ा मैं पहले आपके उत्तर को देखूंगा फिर उत्तर बताऊंगा। चलिए, क्या बोल रहे हैं? कुछ डी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं, कुछ सी भी बोल रहे हैं। अच्छा, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सबकी बात ठीक है। जो लाभ होगी ना वो शून्य होगी। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की उत्पादन लागत 10 रुपए है और मार्केट में जब इस वस्तु को ले गए तो 10 ही रुपये आपको लाभ में, और 10 ही रुपये आपको 10 ही रुपये में ये वस्तु बिकी। अर्थात अगर जो उत्पादन लागत और वस्तु की कीमत बराबर होती है, अगर उत्पादन लागत और वस्तु की कीमत बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जीरो लाभ होगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। लाभ जो है वो शून्य हो सकता है। चलिए, अगला प्रश्न। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। एमएस जी, सर्वेश कुमार जी, अक्षय जी, राकेश जी, कुमारी सुंदरी जी, पुष्पा शर्मा जी, लक्ष्मी जी, एसएन मिश्रा जी, प्रियंका जी, दीक्षा जी, ठीक है, सुनीता गुप्ता जी, नैना यादव जी, सर्वेश कुमार जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
भारत में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? क्यों भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो मुद्रा की पूर्ति तब बढ़ेगी जब सकल घाटा होगा। जब अर्थव्यवस्था में क्या होगा? सकल घाटा होगा। घाटा कब होता है अर्थव्यवस्था में? ये तब होता है जब सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करती है। ठीक है, सरकार की इनकम जो होती है वो कम होती है और सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय ज्यादा करती है। तो आय से ज्यादा सरकार जब अर्थव्यवस्था में व्यय करती है तो ऐसी स्थिति में क्या चाहिए? सरकार को इनकम भी तो चाहिए। तो सरकार अपनी आय को बढ़ाने के लिए कर की दर को बढ़ा देती है, या सरकार आरबीआई के पास चली जाती है और कहती है कि भैया हमें थोड़ा सा नई नोटों को निर्गमित करके आप हमें दे दीजिए। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। तो इससे कई सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, एक दो कमेंट करके बताइए। जिसमें प्रमुख ये होता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति विद्यमान हो सकती है। अगला, चलिए, कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मौद्रिक मूल्य क्या होता है? चलिए भाई बताइए, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मौद्रिक मूल्य क्या होता है? चलिए भाई, तो क्या होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या होता है? बच्चों वाली बात है, जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ते होंगे। जब राष्ट्रीय आय पढ़ाता हूं तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये बात एक बार नहीं कई बार पढ़ाता हूं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक दिए गए वर्ष में किसी देश के नागरिकों के द्वारा, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद मौद्रिक मूल्य किसका होता है? तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो वर्ष में उत्पादित की गई है। अगला प्रश्न, कि राष्ट्रीय आय की सामाजिक संगणना संबंधित है। ये सारे प्रश्न बार बार फ्रिक्वेंटली आपके पेपर में पूछे जाते हैं। थोड़ा आराम से और धैर्य से करिए इन सेशनों को, क्योंकि ये सेशन आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे? क्या करेंगे? बहुत हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? राष्ट्रीय आय की सामाजिक संगणना संबंधित है, क्योंकि ये सारे प्रश्न अगर जो आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे ना तो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं अलग अलग राज्यों में। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हर राज्यों में फ्रीक्वेंटली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि राष्ट्रीय सामाजिक लेखांकन किसे कहा जाता है? सामाजिक लेखांकन किसको कहा जाता है? सामाजिक लेखांकन का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों के आकलन को राष्ट्रीय आय का सामाजिक लेखांकन कहा जाता है। याद करिए एप्लीकेशन पे मैं कितना खूबसूरत तरीके से ये पढ़ाया था कि सामाजिक राष्ट्रीय आय का सामाजिक लेखांकन का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, जो राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े होते हैं, उसको राष्ट्रीय आय का सामाजिक लेखांकन कहा जाता है। और इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले उत्पादन, उपभोग, व्यय, करों, अनुदानों आदि का अध्ययन किया जाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि कौन क्या, कहां, कितना, कैसा उत्पादन कर रहा है तथा कौन क्या कितना उपभोग कर रहा है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला, आधार मुद्रा में क्या सम्मिलित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं। और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत सभी कंटेंट दिए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि अगर जो ठीक तरीके से आप सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप परीक्षा देकर के आइएगा, कुछ भी इधर उधर से आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत ही कम समय में 200 के आसपास क्लास में एप्लीकेशन पे आप लोगों को देता हूँ। प्रत्येक क्लास 1 घंटे की अप्रोक्सीमेटली होती है। 200 घंटे आप वहां पे पढ़ लीजिए,
यहाँ पे भी आप 100 घंटे के आसपास पढ़ लीजिए। मतलब पढ़ते रहिए, तब तक पढ़ते रहिए जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, तब तक सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। ईमानदारी से पढ़िए, सब कुछ कवर हो जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। इतने सारे माध्यम से आप अगर जो पढ़ाई करेंगे तो प्रश्न कहाँ से बनेंगे भाई, सब कुछ कवर होगा। और मेरे द्वारा कुछ भी आपको, कुछ भी, कि कोई भी टॉपिक मेरे द्वारा छोड़ा नहीं जाता है। और मैं तो आप लोग को इतनी भी आज़ादी देता हूँ कि कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है या आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है, तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बताइए, उस टॉपिक को जरूर पढ़ाया जाएगा। तो एडमिशन ओपन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आएगा भाई? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आधार मुद्रा हम किसको बोलते हैं? M0 को बोलते हैं ना। और ये, इसे हम लोग आरक्षित मुद्रा भी बोलते हैं, इसे हम लोग आरक्षित मुद्रा भी बोलते हैं। और ये किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पर प्रकाश में आया था? तो रेड्डी समिति के। किस समिति के? रेड्डी समिति के, रेड्डी समिति के। ठीक है, तो और आधार मुद्रा में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? तो आधार मुद्रा इज इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फार्मूला है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये मिलता नहीं है। चलिए, ये चलन मुद्रा, इसमें क्या आता है? चलन मुद्रा प्लस व्यापारिक बैंकों के पास नगद जमा, लिख लीजिए, व्यापारिक बैंक के पास नगद मुद्रा, नगद मुद्रा प्लस इसमें व्यापारिक बैंकों का आरबीआई के पास अन्य जमा है। ठीक है, व्यापारिक बैंकों का आरबीआई के पास अन्य जमा, अन्य जमा, लिख लीजिए। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि सर जी, केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित कोष एवं जनता के पास करेंसी। ऑप्शन नंबर ए। अगला, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। ठीक है, कोई पूछ रहा है कि सामाजिक कल्याण की बात किसने की? रोज तो बताता हूं सेशन में, डाल्टन को बताता नहीं हूं। अधिकतम सामाजिक कल्याण कहाँ पे होगा? जहाँ पे सीमांत त्याग सीमांत लाभ के बराबर होगा। उसके बाद जब कल्याणकारी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ पे अलग अलग अर्थशास्त्री आते हैं, वो भी मानव के कल्याण में अलग, कल्याण के बारे में अलग अलग अवधारणाओं की बात करते हैं। चलिए, तो मुद्रास्फीति क्या होती है? तो देखिए, एक लाइन की बात मैं बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा, बहुत आसान सी बात है। मुद्रास्फीति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। इसे इकोनॉमिक्स, जिसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं, उसे हम लोग अपने घरों में महंगाई बोलते हैं। ठीक है, और कब कहते हैं कि महंगाई आ गई है? महंगाई तब आती है जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। और वस्तु की कीमत में वृद्धि क्यों होती है? तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कई कारण है। जैसे मान लीजिए कि या तो आपकी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ जाए, जनसंख्या बढ़ जाएगा तो मांग बढ़ जाएगी, या आपकी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए। तो इन दोनों कारणों की वजह से मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए, इन दोनों कारणों की वजह से लोगों की क्रय शक्ति बढ़, मतलब लोगों की मांग में वृद्धि होगी। और जब मांग में वृद्धि होगी तो मांग तो कोई भी बढ़ा सकता है। एक शिशु जो पैदा होता है वो भी सैकड़ों वस्तु का मांग करता है, लेकिन क्या वो किसी एक वस्तु का उत्पादन करता है? नहीं करता है ना। तो जब मांग बढ़ जाएगी और पूर्ति कम होगी, अर्थात किसी वस्तु की बाजार में मांग बहुत ज्यादा हो लेकिन वो वस्तुएं मार्केट में कम उपलब्ध हो, तो ऐसी स्थिति में कीमतों में क्या आ जाता है? वृद्धि हो जाता है। और कीमत में जब वृद्धि होता है तो हम कहते हैं कि महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि यह स्थिति नहीं बल्कि कीमत वृद्धि का क्या होता है? एक प्रवृत्ति होता है।
तो मुद्रास्फीति एक स्थिति नहीं है बल्कि कीमत वृद्धि की एक प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि मुद्रावादी वे थे जो विचार रखते थे। मुद्रावादी किस चीज में विचार रखते थे भाई? मुद्रावादियों ने क्या कहा? कौन कौन अर्थशास्त्री आते हैं? किन अर्थशास्त्रियों को मुद्रावादी अर्थशास्त्री कहा जाता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर किया करिए। सुनीता गुप्ता जी, दीक्षा जी, लक्ष्मी जी, नौशाद अली जी, पुष्पा शर्मा जी, SN मिश्रा जी, सुनील गुप्ता जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, राम नारायण जी, शशि पाल जी, अक्षय जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो मुद्रावादी वे हैं जो विचार रखते हैं कि मुद्रास्फीति से ज्यादा गंभीर बेरोजगारी है। इन लोगों का क्या कहना था? जो मुद्रावादी थे, इन लोगों का क्या कहना था, जिसमें अग्रणी कौन है? फ्रीडमैन साहब हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति से ज्यादा गंभीर समस्या बेरोजगारी है। ठीक है, क्योंकि मुद्रास्फीति में एटलीस्ट अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति बनी रहती है, बस ये एक समस्या होती है कि महंगाई होती है। लेकिन जब बेरोजगारी आती है ना, तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। जब मंदी आ जाती है तो मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाता है, और मांग और पूर्ति जब अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाता है तो पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। और जब मंदी आ जाती है तो मंदी के समय में लोगों को सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुद्रावादी वे हैं जो विचार रखते हैं कि मुद्रास्फीति से ज्यादा गंभीर समस्या बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, कि अगर बैंक साख निर्गमन बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? अब देखिए, जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं वो साख का निर्गमन करती हैं, अर्थात साख पर सृजन करती हैं। तो साख सृजन अगर जो ज्यादा करना है तो क्या करना होगा? अब साख सृजन क्या होता है? अब साख सृजन क्या होता है, जाकर के एप्लीकेशन पे पढ़िए, जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं। तो साख पे सृजन व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। और अगर जो हम एक लाइन की बात करें कि वाणिज्यिक बैंक की बात करें, तो अगर जो एक लाइन की बात करें तो साख का सृजन का मतलब क्या होता है? तो जैसे देखिए, आप 5 लाख रुपए लेकर के बैंक में गए और बैंक में आपने FD कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, और आपने ये कहा कि हम 5 साल के बाद अपना पैसा निकालेंगे। तो अब ये बैंक वाला जानता है कि आप 5 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए, 5 साल बाद निकालेंगे। अब आपके इस 5 लाख रुपए का प्रयोग वो करेगा और अलग अलग लोगों को इसी में से ऋण देगा और उस पर क्या करेगा? ब्याज कमाएगा। तो इसे ही हम बोलते हैं साख का सृजन। ठीक है, तो साख का सृजन अगर जो ज्यादा करना है तो क्या करना होगा? अगर बैंक साख निर्गमन बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना पड़ेगा कि ब्याज की दर को बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्हें ब्याज की दर में कमी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब ब्याज की दर में कमी होगी तो निवेश लागतों में कमी आएगी, और जब निवेश लागतों में कमी आएगी तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी, और जब मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो साख का सृजन क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना? सो ऑप्शन नंबर बी। अगला एक सेकंड, कि व्यापारिक बैंकों के लिए SRL अर्थात वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि बैंक दर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। ये सब आपके दिमाग में घूमना चाहिए। नहीं घूम रहा है तो थोड़ा थियरी को ठीक तरीके से पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो आसान भाषा में बताऊं कि वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है। तो देखिए, 3-4 चीजें बता रहा हूं, एक बार समझ लीजिए, जिंदगी में आप कभी भूलेंगे नहीं। एक बार आप समझ लीजिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। 3-4 चीजें बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, ये रहा RBI, एक सेकेंड, ये रहा RBI अर्थात हमारे देश का केंद्रीय बैंक। ये रहा हमारा वाणिज्यिक बैंक जिससे हम लोग लेन देन करते हैं। ठीक है, और ये रहे हम लोग अर्थात जनता। तो देखिए, जब RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है और वहां पे अल्पकाल या दीर्घकाल की बात नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बैंक दर बोलते हैं।
बैंक दर बोलते हैं। तो जब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो जो दर वसूल करता है उसे बैंक दर बोलते हैं, और जब वाणिज्यिक बैंक आम जनता से लेन देन करती है तो उसे हम लोग ब्याज दर बोलते हैं। तो हम लोग ब्याज दर बोलते हैं, लेकिन जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो जो दर वसूल करता है उसे बैंक दर कहा जाता है। लेकिन अगर जो केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है, अल्पकाल के लिए ऋण देता है, तो इसे हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। और अगर जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को अल्पकाल के लिए ऋण देता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। इसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। फिर नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है? तो जो बैंक होते हैं ना, उनको अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। और अब बात करें वैधानिक तरलता अनुपात, तो वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब ये होता है कि जो कोई एक बैंक है तो उस बैंक को अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत अपने पास ही रखना होता है, ताकि भविष्य में अगर जो कोई समस्या है तो वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। इसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। तो वैधानिक तरलता अनुपात के अंतर्गत बैंक अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत अपने पास रखते हैं, और नगद आरक्षित अनुपात के अंतर्गत कि बैंक अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखते हैं। तो ये बातें समझ लीजिएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि बैंक की तरह देयता के विरुद्ध सरकारी व अन्य स्वयं प्रतिभूतियों का अनुपात। अगला प्रश्न कि मुद्रा के प्रतिष्ठित सिद्धांत में यह माना गया। मुद्रा के प्रतिष्ठित सिद्धांत में क्या माना गया भाई? इजी सी बात है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, मुद्रा का प्रतिष्ठित सिद्धांत, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो मुद्रा का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसका भाई? फिशर साहब की याद कर लीजिए। तो फिशर साहब ने क्या कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने के कारण कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि हो जाएगी, और मुद्रा का जो मूल्य होगा अर्थात मुद्रा की जो वैल्यू होगी वो आधी हो जाएगी। ठीक है, तो अधिक मुद्रा से कोई विकास नहीं होगा, केवल और केवल स्फीति होगी। ठीक है, अर्थात मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमतों में 2 गुने की वृद्धि होगी, केवल और केवल स्फीति ही होगी। तो जितने सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि, भारत में मुद्रा की पूर्ति कब बढ़ जाएगी भाई? चलिए, भारत में मुद्रा की पूर्ति कब बढ़ेगी? चलिए, तो देखिए भारत में अगर जो मुद्रा की पूर्ति की बात करें तो देखिए सरकार के पास अगर जो आय बढ़ेगी तभी हम कहेंगे कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है। तो अगर जो सार्वजनिक आय की बात करें, सार्वजनिक आय की बात करें, आय, सरकार को आय कहाँ कहाँ से मिलता है? तो मुख्य रूप से 2 स्रोत होते हैं। एक क्या होता है? कर होता है। ठीक है, एक क्या होता है? कर होता है, और दूसरा ऋण होता है। अब ये ऋण क्या होता है? आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। ये आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है, मतलब देश के अंदर से भी सरकार ऋण ले सकती है और बाहर से भी ऋण ले सकती है, या सरकार आरबीआई के पास जा सकती है, केंद्रीय बैंक के पास जा सकती है और कहती है कि हमको अर्थव्यवस्था में मुद्रा डालना है, आप हमें ऋण दे दीजिए। तो जब आरबीआई जब सरकार को ऋण देगी तो इससे भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। अब कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, तो मान लीजिए कि भारत सरकार अगर जो 50,000 करोड़ रुपए आरबीआई से ऋण ले रही है, तो भारत सरकार 50,000 करोड़ रुपए अपने जेब में थोड़ी रखेगी, इसी अर्थव्यवस्था में डालेगी ना। तो ये इस अर्थव्यवस्था में स्वतः ही वो सबके पास प्रसारित होता चला जाएगा। तो इसी स्थिति में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। अगला है कि अगर सभी निर्गमित मुद्रा बचा ली जाए तो उससे क्या होगा भाई? जितनी भी निर्गमित मुद्रा है, अर्थात जो आरबीआई ने मुद्रा को छापा है या जो केंद्रीय बैंक ने मुद्रा को छापा है, अगर जो उसको बचा लिया जाए तो उससे क्या होगा? उससे केवल और केवल यही होगा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। जब मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, लोग की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, और जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है तो लोग वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं।
तो मांग तो सभी लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या उत्पादन सभी लोग कर सकते हैं? तो एक तरफ मांग बढ़ता है लेकिन उत्पादन में कमी आती है, अर्थात पूर्ति में कमी आती है, तो वस्तुओं की कीमतों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो हम कहते हैं कि महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ गई है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ गई है, तो कीमतें बढ़ती हैं यदि मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि होती है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, राजकोषीय नीति क्रियान्वित होती है परिवर्तन करके। तो अभी तो मैंने बताया कि सरकार राजकोषीय नीति के अंतर्गत राजस्व को के आय और व्यय को बताती है। ठीक है, राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति क्या है? सरकार के आय व व्यय का वित्तीय विवरण होता है, जिसके अंतर्गत सरकार कहाँ से आय प्राप्त करती है? तो सरकार आय प्राप्त कहाँ से करती है? सरकार आय प्राप्त करती है कर के माध्यम से, ठीक है, या ऋण के माध्यम से, या सरकार कर के माध्यम से या ऋण के माध्यम से। अब ऋण ये आंतरिक भी हो सकता है, ऋण ये बाह्य भी हो सकता है। और सरकार व्यय कहाँ पे करती है? तो सरकार कल्याणकारी योजनाओं पे व्यय करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, सबको बेहतर करने के लिए करती है। तो जितने लोग भी सरकारी व्यय और कराधान की बात बोल रहे हैं, ये आय नहीं कर होना चाहिए। ठीक है, कर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दीर्घकाल में सबसे अच्छी तरह संबंध स्थापित कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दीर्घकाल में सबसे अच्छी तरह संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं? चलिए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। चलिए भाई, क्या उत्तर आ रहा है? और देखिए, जिंदगी में सफल होना है ना, तो परिस्थिति कैसी भी है मेहनत करते रहा करिए, है ना। परिस्थिति कैसी भी हो मेहनत करते रहा करिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन कब मेहनत करना है और कब नहीं करना है, इसमें वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। अभी आप देखिए कि परीक्षाएं हर जगह लगभग लगी हुई हैं, कहीं हर जगह परीक्षाएं होंगी ही होंगी आने वाले समय में। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग सालों से पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा के समय क्या होता है, उनके दिमाग में कोई क्या डाल देता है, उनके दिमाग में कोई एक ऐसी बात डाल देता है कि यार ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। देखिए, आपने जो दीर्घ काल तक पढ़ाई की स्ट्रेटजी को अपनाया है ना, उसी पढ़ाई की स्ट्रेटजी को आप क्या करिए, कैरी ऑन रखिए, उसी को आप कंटिन्यू रखिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे तरीके से पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम करीब आता है तो पता नहीं उनका मोटिवेशन कहाँ चला जाता है। बहुत सारे लोग पढ़ना ही बंद कर देते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं तो वो कुछ ऐसा पढ़ने लगते हैं कि जो उन्होंने पूरा 2-3 साल में अपना बेस तैयार किया था, जो उन्होंने इतना सारा पढ़ा था, वो क्या होता है, उनसे छूट जाता है। तो जब छूट जाता है वो कुछ नया ट्राई करने लगते हैं, तो ये भी असफलता का एक कारण होता है। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि जितना मैं करवा रहा हूँ एप्लीकेशन पे और जितना मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, आप इसको पढ़ते रहिए और परीक्षा दे करके आइएगा। बशर्ते मेहनत से पढ़ रहे हैं तो आप परीक्षा दीजिएगा, देखिएगा। कुछ भी इधर उधर से 1-2 क्वेश्चन की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना सारा कंटेंट देता हूँ, इतनी सारी चीज़ें करवाता हूँ, इतने तरीके से कराता हूँ कि अगर जो आप मेहनती स्टूडेंट हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत जारी रखिए, मेहनत जारी रखिए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। क्या उत्तर होगा? और एक स्टूडेंट था, उसने पूछा था कि सर जी, कंपटीशन का लेवल इतना बड़ा है, कैसे काम चलेगा सर, कैसे होगा? तो देखिए, बहुत सारे लोग ये देखते हैं ना कि परीक्षाओं में फॉर्म कितना पड़ा है, लेकिन जितने भी फॉर्म पड़े हैं ना, मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर जो कल की परीक्षा है ना, मान लीजिए सपोज करिए कि कल परीक्षा है, तो आज ही कम से कम 80% लोग एक दिन पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। 80% लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले ही कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अब जो अच्छा से नहीं पढ़ा होगा वो अपने दिमाग में बना लेता है कि यार हमारा नहीं हो पाएगा, हम तो ठीक से पढ़े ही नहीं है। ठीक है, जो अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उसके दिमाग में ऑटोमेटिक बन जाता है कि यार कैसे होगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि चलो एग्जामिनेशन हॉल में देखा जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जब स्टार्टिंग के 10-20 मिनट पेपर को पढ़ लेते हैं तो वो भी हाथ जोड़ लेते हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर जो बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ा है तो सब वही है कि जो आपसे कंपटीशन करने ही आएंगे, है ना।
कंपटीशन जो है वो 20% में ही होगा, तो अपने आप को उसी 20% में मानिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि सर जी सीट कम है, फार्म बहुत ज़्यादा है। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो है उसी से आपको आगे बढ़ना है, उसी में आपको सफलता हासिल करना है। उसी तरीके से लोग सफलता हासिल करते आ रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों का पिछले वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ वो इसी प्रोसेस को फॉलो किए, आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से दीर्घकालिक, एक सेकेंड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे अच्छी तरह संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत क्या होता है कि न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप होगा और स्वतंत्र एवं बहुराष्ट्रीय सौदे होंगे, तभी तो एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है। अब अगर जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होते हैं? जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करे। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस कीमत पे हो सकता है? तभी हो सकता है जब सरकार का कम हस्तक्षेप हो, स्वतंत्रता हो आयात और निर्यात करने की, और बहुपक्षीय समझौते भी हो। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दीर्घकाल में ठीक करने के उपाय कौन से हैं? अच्छा सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन कब उत्पन्न होता है? ठीक है, तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन तब उत्पन्न होता है जब हम निर्यात से कम कीमत प्राप्त करते हैं, अर्थात हम निर्यात कम करते हैं और आयात ज्यादा करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हमें मुद्रा की प्राप्ति कम होती है, निर्यात कम करते हैं तो कम हमें कीमत मिलती है, लेकिन जब हम आयात ज्यादा करते हैं तो मुद्रा का त्याग हमें ज्यादा करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भुगतान असंतुलन की समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा भुगतान असंतुलन को ठीक करने के लिए? हमें इस निर्यात को बढ़ाना होगा। हमें क्या करना होगा? इस निर्यात को बढ़ाना होगा। तो निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है? निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है? मुद्रा का अवमूल्यन करती है। भारत में अभी तक मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो जब सरकार मुद्रा का अवमूल्यन करती है तो मुद्रा के अवमूल्यन करने के परिणाम स्वरूप देश की मुद्रा का वाह्य मूल्य जो होता है वो कम हो जाता है। देश की मुद्रा का वाह्य मूल्य कम हो जाता है, और जब देश की मुद्रा का वाह्य मूल्य कम हो जाता है तो निर्यात सस्ते हो जाते हैं। निर्यात क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है। विदेशी बाजार में निर्यात क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है, जिससे क्या होता है? अर्थव्यवस्था में निर्यात बढ़ता है, अर्थात निर्यात की मात्रा में वृद्धि होती है। और आयात क्या होता है? आयात महंगा हो जाता है। आयात पर क्या असर पड़ता है? तो आयात जो है वो महंगा हो जाता है, तो कम हम आयात करते हैं, ठीक है, ये महंगा हो जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भाई? डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि विदेशी मुद्राओं की तुलना में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया जाए। भारत में अभी तक तीन बार अवमूल्यन हुआ है। कब? 1949, 1966 और 1991 में, ठीक है, 1949, 1966 और 1991 में। अगला कि अगर भुगतान असंतुलन निरंतर आधिक्य का हो तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा? चलिए बताइए। अब देखिए, ये जो अवमूल्यन वाला प्रश्न आता है ना, इसमें आप मार्शल लर्नर को हमेशा अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। ये तीनों कंडीशन आप हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर आपके पेपर में पूछा जाता है और बहुत लोग गलत कर देते हैं। इसमें क्या होगा? ये लाभकारी होगा, ये वाली कंडीशन लाभ देगा, ये वाली कंडीशन स्थिर अवस्था की होती है, ठीक है। यहाँ इसमें क्या होता है? इसमें स्थिर अवस्था होता है। और ये क्या होता है? ये वाला जो कंडीशन होता है ये प्रतिकूल होता है, ठीक है, प्रतिकूल। इसको थोड़ा ध्यान में रखे रहिएगा। क्या उत्तर आ रहा है कि अगर भुगतान असंतुलन निरंतर आधिक्य का हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि भुगतान संतुलन में आधिक्य से विदेशी विनिमय रिजर्व में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और जब विदेशी विनिमय रिजर्व में वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा? निर्यात कीमतों में वृद्धि होगी, जिससे निर्यात में कमी आएगी। सो ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला कि हेक्सर-ओह्लिन सिद्धांत में तुलनात्मक लाभ तब प्राप्त होता है। हेक्सर-ओह्लिन सिद्धांत में तुलनात्मक लागत कब प्राप्त होता है भाई?
तो इजी सी बात है भाई, हेक्सर रोलिन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि साधन प्रचुरता में भिन्नता के कारण या साधन भिन्नता में दो देश आपस में व्यापार करते हैं। ठीक है, साधन भिन्नता में दो देश आपस में व्यापार करते हैं, जैसे भारत हो गया और जैसे अमेरिका हो गया। तो अमेरिका के पास भी उत्पादन के दो साधन होंगे और भारत के पास भी उत्पादन के दो साधन होंगे, लेकिन भारत विकासशील देश है तो भारत के पास श्रम ज्यादा होगा, और अमेरिका भारत के पास श्रम ज्यादा होगा और पूंजी कम होगा। और वहीं अमेरिका विकसित देश है तो अमेरिका के पास श्रम कम होगा लेकिन पूंजी इसके पास ज्यादा होगा। तो भारत को क्या करना चाहिए, श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके अमेरिका को निर्यात करना चाहिए, और अमेरिका के पास पूंजी ज्यादा है तो अमेरिका को पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए। लेकिन जब लियोनतीफ साहब आते हैं तो देखते हैं तो खंडन कर देते हैं, लियोनतीफ पैराडॉक्स कहा जाता है। लियोनतीफ साहब आते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं भैया, अमेरिका तो पूंजी प्रधान देश है लेकिन फिर भी वो श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है, पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है। अगला कि हेक्सर रोलिन सिद्धांत तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है किंतु तुलनात्मक लाभ होने चाहिए। ये बच्चों वाले तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने दिया था और हेक्सर रोलिन ने साधन संपन्नता में भिन्नता की बात की थी। ठीक है, तो ये बच्चों वाला प्रश्न है यार, इसको बहुत बार करवाया है। तो हेक्सर रोलिन सिद्धांत तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है किंतु तुलनात्मक लाभ होने चाहिए किस तरीके से, कीमत जो सामान्य कीमतों में जो सामान्य साम्य कीमतें हैं। तो डेविड रिकार्डो ने क्या बोला था, उन्होंने तुलनात्मक लागत के सिद्धांत को दिया था जिसमें बताया था कि दो देश आपस में इसीलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देशों की उत्पादन लागतों में भिन्नता पाई जाती है, अर्थात कीमतों में भिन्नता पाई जाती है। अगला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या गलत है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के संदर्भ में कौन सी बातें गलत है भाई, ऑप्शन नंबर, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि उपभोक्ता अपने लाभ व विक्रेता अपनी उपयोगिता बढ़ाता है। नहीं भैया, अच्छा ये पूछ क्या रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में कौन सा कथन गलत है, गलत पूछ रहा है। तो उपभोक्ता अपने लाभ को बढ़ाता है, नहीं, देखिए जो उपभोक्ता होता है ना वो अपने लाभ को नहीं बढ़ा सकता है। आप जब उपभोग करेंगे तो उससे आपको लाभ थोड़ी होगा। उपभोक्ता का जो संबंध होता है वो उपयोगिता से होता है, उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को बढ़ाता है, ठीक है ना। और उत्पादक अपने लाभ को बढ़ाता है, उत्पादक अपने लाभ को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो उपभोक्ता उपयोगिता को बढ़ाएगा, उपभोक्ता की जब बात होगी तो वो अपनी उपयोगिता को बढ़ाएगा, और जब उत्पादक की बात होगी तो वो अपने लाभ को बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला कि डोमर मॉडल में कौन सी बातें ठीक है, डोमर मॉडल के लिए कौन सी बातें ठीक है। तो डोमर मॉडल ने क्या दिया था, डोमर मॉडल ने निवेश पे बल दिया था ना, फिर क्या कहा था उन्होंने, क्या कहा था, ठीक है। तो डोमर ने कहा था कि हमें मांग और पूर्ति दोनों पक्षों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाना चाहिए। जब निवेश बढ़ाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो देश का विकास होगा। तो मांग व पूर्ति दोनों पक्ष बढ़ाने के लिए निवेश चाहिए। तो डोमर मॉडल में मांग और पूर्ति दोनों बढ़ाने के लिए निवेश करना चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़े, और उत्पादन बढ़ेगा तो देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। अगला प्रश्न है कि हैरेट डोमर मॉडल में दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति कहाँ पे होगी। अब चलिए, हैरेट डोमर को पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे, आराम से करिए। क्या उत्तर आ रहा है कि हैरेट डोमर मॉडल में दीर्घकालीन स्फीति, हैरेट डोमर मॉडल में दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति कहाँ होती है। चलिए, तो इजी सी बात है, कहाँ पे होती है, जब वास्तविक वृद्धि दर वांछित वृद्धि दर से क्या होता है, अधिक होता है। बहुत बार बताया हूँ। अब इसके लिए देखिए, थियरी पढ़ेंगे तो जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं जानेंगे। अगला प्रश्न है कि आजकल हम विकास के स्वर्णिम युग की बात करते हैं, जिसका संबंध किससे है, विकास का स्वर्णिम युग, ठीक है। एक पुस्तक लिखा गया था, अब बहुत सारे लोग पता है एग्जामिनेशन हॉल में इस प्रश्न को लोग ए या बी टिक करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि जी ए इज इक्वल टू जी एन इज इक्वल टू जी डब्ल्यू, वो भी तो स्वर्णिम युग ही होता है। नहीं भैया, स्वर्णिम युग की बात जो करते हैं वो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन करती हैं, और इनके स्वर्णिम युग कहने का मतलब ये था कि जब पूंजी की वृद्धि दर और जनसंख्या की वृद्धि दर
बराबर हो जाएगी तब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाएगी, और यही स्थिति स्वर्णिम युग की स्थिति होगी। अर्थात उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि डेल्टा के अपान के इज इक्वल टू डेल्टा एन अपान एन। ठीक है, यहीं पे क्या होगा, यही गोल्डन एज होगा, या यही क्या होगा, स्वर्णिम युग होगा। ये क्या होगा, स्वर्ण युग होगा, स्वर्ण युग होगा। ठीक है, डेल्टा के अपान के क्या है, पूंजी में वृद्धि दर, पूंजी में वृद्धि दर, और डेल्टा एन अपान एन क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, वृद्धि दर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि आर्थिक विकास का विचार, आर्थिक विकास का विचार कैसा होता है भाई, आर्थिक विकास का विचार। अब देखिए, आर्थिक समृद्धि की बात करें और आर्थिक विकास की बात करें तो दोनों अलग अलग होता है। आर्थिक समृद्धि विकसित देशों में देखने को मिलती है, और आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा सूचक जो होता है वो तकनीकी होती है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका आर्थिक विकास नहीं करेगा, अमेरिका आर्थिक समृद्धि करेगा। क्यों, क्योंकि आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत ये देखा जाता है कि आपके देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और आपकी देश की टेक्नोलॉजी में निरंतर रूप से वृद्धि होना चाहिए। तो जब किसी देश के राष्ट्रीय आय, जब किसी विकसित देश के राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और टेक्नोलॉजी में बेहतरी होती है निरंतर रूप से, तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि आई है। लेकिन जो आर्थिक विकास है ना, ये विकासशील देशों में देखने को मिलता है, और आर्थिक विकास का मतलब होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, देश की आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, मानव के कल्याण में वृद्धि, इन सब में जब क्या होता है, सतत परिवर्तन होता है, तो हम कहेंगे कि देश आर्थिक विकास कर रहा है। अब आप कहेंगे सर अमेरिका अपने आधारभूत संरचना में विकास क्यों नहीं करेगा, वो अपने मानव कल्याण में विकास क्यों नहीं करेगा? तो भाई अमेरिका के पास ऑलरेडी क्या हो गई है, ये चीजें बेहतर हो चुकी हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि वह आयाम है जो गैर आर्थिक तत्वों को भी सम्मिलित करता है, और गैर आर्थिक तत्व क्या होते हैं, मानव का आर्थिक कल्याण, मानव का आर्थिक कल्याण। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि वर्ष 1998 में यूएसए के प्रतिबंध संबंधित थे, किससे संबंधित थे भैया? तो आप लोगों को पता ही होगा कि मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, 1998 में पोखरण में क्या हुआ था, परमाणु परीक्षण हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा किया गया था, और उस समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और ये कोई भी जो विकसित देश है ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई देश क्या हो जाए, परमाणु संपन्न हो जाए। लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी ने मिल करके क्या किया कि अमेरिका ढूंढता ही रह गया, और इन लोगों ने परमाणु परीक्षण पोखरण में कर दिया। उसके बाद अमेरिका क्या करता है, तो देखिए मई 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण के कारण यूएसए ने भारत में सुरक्षा वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री को समाप्त करने के लिए प्रतिबंध लगाया था। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि सुरक्षा वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री समाप्त करने से। अगला प्रश्न कि भारत में कुछ बैंक में शाखाएं नहीं खोल सकेंगे। आप भारत के सभी बैंक में शाखा नहीं खोल सकते, उसमें से कौन सी एक बैंक है इसमें बताइए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ठीक है, तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी, और इन बैंकों का कार्य क्षेत्र जो होता है ना, वो एक निश्चित सीमा तक ही होता है, और इनका कार्य क्षेत्र लगभग एक जिला ही होता है, एक जिले तक ही सीमित होता है, तो वे शहरी क्षेत्रों में शाखाएं नहीं खोल सकेंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की रोजगार नीति ज्यादा निर्भर है,
9वीं पंचवर्षीय योजना की रोजगार नीति किस पे निर्भर है भाई? ठीक है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या कहा गया कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर अब बाजार में कीमतों का निर्धारण होगा। ठीक है, अर्थात अधिकतर रोजगार सृजन बाजार प्रक्रिया पे छोड़ दिया गया। अगला कि भारत में सरकारी कार्यक्रमों में कौन से बिंदु का समावेश स्त्री शक्तिमत्ता बढ़ाने में उल्लेखित नहीं है? अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिए। क्या उत्तर आएगा भाई? कि भारत में सरकारी कार्यक्रमों में कौन से बिंदु का समावेश स्त्री शक्तिमत्ता बढ़ाने में उल्लेखित नहीं है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि लड़कियों का इलाज, उनका भोजन, प्रतिचयन व आर्थिक निर्णयों में समान अधिकार हो। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। ये तो भैया, ये तो लड़की के लिए भी उतना ही है जितना लड़के के लिए है। तो इसमें क्या लड़कियों की सशक्तिकरण से संबंधित ये थोड़ी है कि लड़कियों को इलाज हो। अरे भाई, लड़कों का भी इलाज होता है, लड़कियों को भोजन मिले, लड़कों को भी भोजन मिलता है। प्रतिचयन व आर्थिक निर्णय के अधिकार दोनों को होता है, लड़की को भी होता है, लड़के को भी होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की जो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैच में एक रणनीति के तहत आपको इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को ठीक तरीके से सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है। तो सिंपल सटीक भाषा में, सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके साथ साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आप एक तरफ ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और अलग अलग बैचेस में आपके सिलेबस के अनुसार ही सारी चीजें कराई जा रही हैं। आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन मिलता है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। ठीक है, तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं या किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी बैच मिल जाएंगे। आपको उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बीपीएससी टीआरई का बैच मिल जाएगा, अर्थात बिहार में जो टीआरई की परीक्षाएं हैं उसके लिए बैच मिल जाएंगी। बिहार में आपको सेट और बेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी का अलग अलग बैच मिल जाएगा। यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, DSSSD, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के आपको बैच यहाँ पे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़िए, आगे बढ़िए। नमस्कार, धन्यवाद।